Hello guys, let's begin next chapter of civics, that is working of institutions, chapter number 4. तो chapter number 3 electoral politics की वीडियो मैंने पहले से अपलोड की हुई है. अगर आपको वो देखना है तो आप देख सकते हो. ठीक है, अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस कि भाई इंस्टीट्यूशंस कैसे वर्क करते हैं. ठीक है, इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं, आपके मन में एक ये क्वेश्चन उठेगा और क्या क्वेश्चन उठेगा कि ये वर्क कैसे करते हैं. तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग अभी इसमें पढ़ेंगे ही. अब देख लेते हैं, पहले चैप्टर का ओवरव्यू देख लेते हैं थोड़ा सा. ठीक है, जिससे हमें आइडिया मिल जाए कि हमें क्या क्या पढ़ना है इस चैप्टर में. तो डेमोक्रेसी इज़ नॉट जस्ट अबाउट पीपल इलेक्टिंग देयर रूलर्स. डेमोक्रेसी अब इतनी नहीं होती है कि भाई रूलर्स को लोग इलेक्ट करते हैं. केवल इतना नहीं है कि भाई रूलर्स को लोग इलेक्ट करेंगे तो वो डेमोक्रेसी कहला गई. तो केवल इतना ही डेमोक्रेसी नहीं होती. इन अ डेमोक्रेसी द रूलर्स हैव टू फॉलो सम रूल्स एंड प्रोसीजर्स. तो डेमोक्रेसी, अगर एक कंट्री डेमोक्रेटिक है तो केवल यही नहीं है कि भाई रूलर्स को हम इलेक्ट कर रहे हैं, लोग इलेक्ट कर रहे हैं. ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो रूलर्स हैं वो कुछ रूल्स और रेगुलेशंस को, रूल्स और प्रोसीजर्स को फॉलो आउट करें. दे हैव टू वर्क विद एंड विद इन इंस्टीट्यूशंस. तो उन्हें, जो भी रूलर्स हैं, उन्हें इंस्टीट्यूशंस के अंतर्गत काम करना होता है, इंस्टीट्यूशन के साथ काम करना होता है. अब इंस्टीट्यूशन क्या होता है अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे. ठीक, तो दिस चैप्टर इज अबाउट द वर्किंग ऑफ सच इंस्टीट्यूशन एंड डेमोक्रेसी. तो ये चैप्टर ही उसी चीज़ के लिए है कि भाई इंस्टीट्यूशंस कैसे वर्क करते हैं एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, डेमोक्रेसी में. वी ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस बाय लुकिंग एट द मैनर इन विच मेजर डिसीजंस आर टेकन एंड इम्प्लीमेंटेड इन आवर कंट्री. तो इस चीज़ को हम कैसे समझेंगे कि भाई इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं वो कैसे वर्क करते हैं. तो इस चीज़ को हम ऐसे समझेंगे कि किस तरह से जो भी मेजर डिसीजंस होते हैं वो लिए जाते हैं और उन्हें इम्प्लीमेंट कैसे होते हैं, वो मतलब वो लागू कैसे होते हैं, ये भी हम पढ़ेंगे. हमारी कंट्री में जो भी मेजर डिसीजंस होते हैं वो लिए कैसे जाता है और उन्हें इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है. तो इसके थ्रू हम लोग देखेंगे कि भाई हमारे यहाँ के इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो डेमोक्रेटिक है कि नहीं है. तो इसी के थ्रू हम लोग समझेंगे. नाउ वी ऑल्सो लुक एट हाउ डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग दीज डिसीजंस आर रिजॉल्व. हम लोग ये भी देखेंगे कैसे जो भी लड़ाई झगड़े होते हैं इन डिसीजंस को लेने में, तो वो कैसे रिजॉल्व होते हैं, वो कैसे सही होते हैं, सुधरते हैं. मतलब कि लड़ाई झगड़े की होते हैं, जैसे कि डिस्प्यूट्स की होते हैं. अब डिस्प्यूट्स इसीलिए होंगे भाई जब डिसीजंस लिए जाएंगे. तो डिसीजंस लिए जाएंगे तो कुछ ऐसे डिसीजंस लिए जाएंगे कि कुछ लोगों को पसंद आएंगे, कुछ लोगों को पसंद नहीं आएंगे. डिसीजंस में समझ लो मैंने कोई एक डिसीजन लिया तो किन्हीं लोगों को पसंद आएगा, किन्हीं लोगों को वो डिसीजन पसंद नहीं आएगा. तो यही चीज़ है. तो जो भी उसमें लड़ाई दंगे होते हैं वो भी रिजॉल्व कैसे किए जाते हैं, उन्हें सुधारा कैसे जाता है, ये भी हम लोग देखेंगे. इन दिस प्रोसेस वी कम अक्रॉस दीज 3 इंस्टीट्यूशंस दैट प्ले अ की रोल इन मेजर डिसीजन, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. तो ये सारी प्रोसेस को देखते हुए हम लोग क्या देखेंगे, 3 इंस्टीट्यूशंस देखेंगे जो कि काफ़ी मुख्य हैं. मेजर 3 इंस्टीट्यूशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे हमारे चैप्टर में, जो कि है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी. ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि ये इनका काम क्या होता है, ये तीनों के तीनों जो इंस्टीट्यूशंस हैं इनका क्या काम होता है. तो ये भी हम लोग देख लेंगे. फिर यू हैव ऑलरेडी रीड समथिंग अबाउट दीज इंस्टीट्यूशन इन अर्लियर क्लासेस. अब आपने, ऐसा तो है नहीं कि भाई ये अभी अभी बना है, हम तो जानते भी नहीं ये है क्या. आपने, ऐसा नहीं है कि आपने ये पहली बार वर्ड्स सुने होंगे, आपने पहले सुने होंगे ये सारे वर्ड्स. तो ये भी हम लोग पहले हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी होंगी अर्लियर क्लासेस में. तो हियर वी शैल क्विकली समराइज दोज एंड मूव ऑन टू आस्किंग लार्जेस्ट क्वेश्चंस. तो जितने भी हमने चीज़ें पढ़ी हैं उन्हें हम समराइज करेंगे और फिर थोड़े बड़े क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, थोड़ा और ज़्यादा जानकारी लेंगे इंस्टीट्यूशंस के बारे में. इन द केस ऑफ ईच इंस्टीट्यूशन वी आस्क व्हाट डज द इंस्टीट्यूशन डू, हाउ इज दिस इंस्टीट्यूशन कनेक्टेड टू अदर इंस्टीट्यूशंस, व्हाट मेक्स इट फंक्शनिंग मोर और लेस डेमोक्रेटिक. तो अब देखो, हर एक इंस्टीट्यूशन में हम एक ही क्वेश्चन पूछेंगे, चाहे हम किसी भी इंस्टीट्यूशन की बात करें, चाहे हम लेजिस्लेचर की बात करें, एग्जीक्यूटिव की बात करें या जुडिशरी की बात करें, हम ये सारे क्वेश्चंस तो पूछेंगे. क्योंकि अभी हमने चैप्टर नहीं रीड किया है. क्या पूछेंगे कि, तो क्या पढ़ेंगे कि भाई इंस्टीट्यूशंस करते क्या है ना. सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यही आएगा कि इंस्टीट्यूशन क्या करते हैं, भाई इंस्टीट्यूशन बनते कैसे, इंस्टीट्यूशन करते क्या है, हाउ इज दिस इंस्टीट्यूशन कनेक्टेड टू अदर इंस्टीट्यूशंस. एक इंस्टीट्यूशन दूसरे इंस्टीट्यूशन से कनेक्टेड कैसे है. मतलब कि जैसे कि लेजिस्लेचर जो है वो एग्जीक्यूटिव से कनेक्टेड है, एग्जीक्यूटिव जुडिशरी से कनेक्टेड है. अभी आपको ये आगे पता चलेगा कि ये तीनों के तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड है. तो ये कैसे कनेक्टेड है ये भी हम लोग देखेंगे. ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है कि व्हाट मेक्स इट फंक्शनिंग मोर और लेस डेमोक्रेटिक. और ऐसा कौन से फंक्शनिंग होता है जिससे हम जान सकते हैं कि एक इंस्टीट्यूशन डेमोक्रेटिक है या नहीं, उसे ज़्यादा या कम डेमोक्रेटिक बनाता है. ऐसी कौन सी फंक्शनिंग है उसके अंदर. द बेसिक ऑब्जेक्टिव हियर इज टू अंडरस्टैंड हाउ ऑल दीज इंस्टीट्यूशंस टुगेदर कैरी ऑन द वर्क ऑफ गवर्नमेंट. तो सबसे
बेसिक अगर हम लोग क्वेश्चन पूछेंगे ना तो यही पूछेंगे कि भाई इंस्टीट्यूशन जो होते हैं वो एक साथ, जैसे कि तीनों जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो एक साथ कैसे गवर्नमेंट के वर्क को करते हैं, तो ये देखेंगे। फिर समटाइम्स वी कंपेयर दीज विद सिमिलर इंस्टीट्यूशन इन अदर डेमोक्रेसीज, तो इन्हीं कभी कभी हम लोग क्या करेंगे, जो यही इंस्टीट्यूशंस को हम लोग दूसरी डेमोक्रेसीज से कंपेयर करेंगे, मतलब कि अपने इंस्टीट्यूशंस को दूसरे इंस्टीट्यूशन से कंपेयर करेंगे, दूसरी डेमोक्रेसी से, दूसरी कंट्रीज से कंपैरिजन अभी हम लोग अभी करेंगे आगे चैप्टर में, ठीक है। इन दिस चैप्टर वी टेक आर एग्जांपल्स फ्रॉम द वर्किंग ऑफ द नेशनल लेवल गवर्नमेंट कॉल्ड सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट और जस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। While reading this chapter you can think of and discuss examples from the working of the government in your state। तो क्या पढ़ेंगे कि भाई इस चैप्टर में अगर हम लोग किसी इंस्टीट्यूशन का, किसी गवर्नमेंट का अगर हम लोग एग्जाम्पल लेंगे ना, तो हम लोग लेंगे नेशनल लेवल गवर्नमेंट का एग्जाम्पल। मतलब नेशनल लेवल गवर्नमेंट मतलब जो सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट होती है, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, जिसको हम लोग यूनियन गवर्नमेंट भी कहते हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कहते हैं। तो जो नेशनल लेवल की जो गवर्नमेंट होती है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है, तो उसके एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग देखेंगे कि इंस्टीट्यूशंस कैसे वर्क करते हैं। और आप जब इस चैप्टर को पढ़ोगे तो आप कुछ एग्जाम्पल्स जो हैं वो डिस्कस कर सकते हो, मतलब कि अपने स्टेट को आप अपने से समझ सकते हो कि जैसे जैसे मैंने आपको इंस्टीट्यूशन के बारे में समझाया, तो आप उसको अपने स्टेट से रिलेट करो कि क्या हमारे स्टेट में ऐसा कुछ होता है कि नहीं, तो आप उससे रिलेट करके समझ सकते हो। फिर आता है हमारा हाउ इज़ अ मेजर पॉलिसी डिसीजन टेकन, मतलब किस तरह से जो मुख्य पॉलिसी डिसीजंस होते हैं वो लिए जाते हैं, पॉलिसी डिसीजंस कैसे लिए जाते हैं, तो ये देखेंगे। तो पहला टॉपिक है हमारा अ गवर्नमेंट ऑर्डर। तो गवर्नमेंट ऑर्डर, अब देखो गवर्नमेंट ऑर्डर क्या है ये देखते हैं। ऑन अगस्त 13, 1990 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशूड एन ऑर्डर। तो 13 अगस्त को 1990 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, मतलब कि यूनियन गवर्नमेंट ने क्या किया था, एक ऑर्डर को इशू किया था, ठीक है, मतलब एक ऑर्डर को इशू किया था। इट वॉज कॉल्ड एन ऑफिस मेमोरेंडम। तो इसे क्या कहा जाता है, ऑफिस मेमोरेंडम कहा जाता है। मतलब कि जो गवर्नमेंट ऑफ ऑर्डर, जो गवर्नमेंट है, जब वो कोई भी ऑर्डर को इशू करती है, जब भी उस ऑर्डर को लागू करती है, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, ऑफिस मेमोरेंडम कहते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब भी कोई भी इशू करती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, गवर्नमेंट ऑफ ऑर्डर कहते हैं, मतलब सॉरी ऑफिस मेमोरेंडम कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, ऑफिस मेमोरेंडम कहते हैं। लाइक all government orders, it had a number and is known by that OM number 360, मतलब ये पूरा नंबर है, कौन पढ़े इतना, ठीक है। तो जैसे कि हर एक गवर्नमेंट ऑर्डर होते हैं, गवर्नमेंट ऑर्डर को क्या कहा जाता है, ये आप बहुत इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट ऑर्डर को ऑफिस मेमोरेंडम कहा जाता है, ठीक है ना। जो भी गवर्नमेंट जो ऑर्डर पास करती है उसे हम लोग ऑफिस मेमोरेंडम कहते हैं। तो 13 अगस्त को 1990 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑर्डर किया था, ऑफिस मेमोरेंडम जिसे कहते हैं हम लोग। और जैसे कि हर एक गवर्नमेंट ऑर्डर्स होते हैं, जैसे कि जितने भी गवर्नमेंट ऑर्डर्स जो पास करती हैं सबके पास अपना अपना नंबर होता है। तो गवर्नमेंट ऑर्डर के बाद क्या होता है, नंबर होता है, और उसे हम लोग क्या कहते हैं, OM नंबर होता है। OM नंबर मतलब ऑफिस मेमोरेंडम नंबर। तो सबके गवर्नमेंट जो भी ऑर्डर पास करती है उसके पास एक नंबर होता है, OM नंबर, मतलब कि ऑफिस मेमोरेंडम नंबर। देखो सबका अलग अलग होता है, जैसे कि ये जो गवर्नमेंट ऑर्डर हम लोग एक स्पेसिफिक गवर्नमेंट ऑर्डर का पढ़ेंगे, ठीक है। मतलब कि एक गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर पास किया था, तो वो देखेंगे हम लोग कि वो ऑर्डर क्या था। तो वही चीज़ है यहाँ पे, ठीक है, एक ऑर्डर है, वो सारे ऑर्डर्स की बात नहीं कर रहे, केवल एक ऑर्डर क्या था उस ऑर्डर में, तो ये भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि इसका नंबर ये था 13/8/1990, डेट दिया है। फिर द जॉइंट सेक्रेटरी एंड ऑफिसर इन द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग इन द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन साइन दी ऑर्डर। अब ऑर्डर को साइन किसने किया था, अभी तो आपने पढ़ा कि भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इशू किया था, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में किसने इशू किया था, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर जो जॉइंट सेक्रेटरी थे, जो ऑफिसर थे डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल में, ट्रेनिंग में, मतलब मिनिस्ट्री थी उनकी ट्रेनिंग ऑफ पर्सनल में, और पब्लिक ग्रीवेंसेस और जो पेंशन्स थे, उन्होंने यहाँ पे क्या किया था, उन्होंने साइन किया था ऑर्डर, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आते हैं, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आते हैं, ठीक है। तो इन लोगों ने साइन किया था ऑर्डर ना। इट वॉज क्वाइट शॉर्ट, बेयरली 1 पेज। अब हम लोग ऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे, जो ऑर्डर साइन किया था उस ऑर्डर में क्या था, तो वो हम लोग पढ़ेंगे। तो वो कैसा था, वो एक 1 पेज का ऑर्डर था। अब देखते हैं 1 पेज का ऑर्डर कैसा था।
तो उसे देखने से पहले कि भाई वो 1 पेज का कैसा ऑर्डर था, देखो एक जैसे नोटिस बोर्ड नहीं होता, इट लुक लाइक एन ऑर्डिनरी सर्कुलर और नोटिस दैट यू मे हैव सीन इन स्कूल। मतलब ये कैसा था, ये जो 1 पेज का जो ऑर्डर था, जो 1 पेज का जो ऑर्डर था वो कैसा था, अगर आप इसको कंपेयर करो तो एक ऑर्डिनरी सर्कुलर की तरह था। ऑर्डिनरी सर्कुलर क्या होता है, अभी आपको मैं दिखाऊंगी, उसकी पिक्चर दिखाऊंगी, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। और नोटिस दैट यू मे हैव सीन इन स्कूल, और जो नोटिस जो आपके स्कूल में आपके नोटिस बोर्ड में जो लगा रहता है, उसी तरीके का ये ऑर्डर था। मैं आपको इसकी पिक्चर दिखाती हूँ। सो ये देखिए आप, यही है, ये देखो सर्कुलर। मैंने अभी आपको कहा था मैं सर्कुलर की मीनिंग बताऊंगी। सर्कुलर वही होता है, मतलब कि एक जो ऑर्डर पास किया जाता है ना, उसी को सर्कुलर कहते हैं। जो लोगों को, बहुत सारे लोगों को, लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स को जो पास किया दिया, मतलब कि एक कह सकते हो आप ऑर्डर दिया जाता है, वही होता है सर्कुलर। ठीक है, तो ये मैंने इसको ढूंढा था, तो ये देखिए ये सर्कुलर। तो यही ऐसा ही कुछ होता है। देखो 1 पेज का है ना, शॉर्ट छोटा सा 1 पेज का है ना, तो यही चीज़ होती है हमारा सर्कुलर। ठीक है ना, इसी तरीके का सर्कुलर था। नेक्स्ट था, मैंने ये मुझे बताना था आपको कि ये देखो नोटिस बोर्ड, जैसे कि नोटिस बोर्ड में आपके स्कूल में इस तरह का नहीं लगा होता है, नोटिस टाइप का, यहाँ पे नोटिस लिखा रहता है, बाकी सारी चीज़ें इतना तो आप जानते हो कॉमन है और लिखा रहता है। तो वैसे ही नोटिस बोर्ड की तरह उनका भी एक सर्कुलर होता है जो कि गवर्नमेंट जो है वो पास करती है। ठीक है, तो अपने चलते हैं हम लोग, अभी इसी चैप्टर में चलते हैं। तो अब आपने वो भी देख लिया कि सर्कुलर क्या था, अब नोटिस क्या था। अब नेक्स्ट देखते हैं, तो गवर्नमेंट इशूज हंड्रेड्स ऑफ ऑर्डर एवरी डे ऑन डिफरेंट मैटर्स। तो जो गवर्नमेंट होती है ना, काफ़ी सारे हंड्रेड्स 100 से भी ज़्यादा वो ऑर्डर्स को पास करती है। ठीक है, हर एक दिन 100 से भी ज़्यादा ऑर्डर्स को पास करती है। बट दिस वन वॉज वेरी इंपॉर्टेंट एंड बिकेम अ सोर्स ऑफ कॉन्ट्रोवर्सी फॉर सेवरल ईयर्स। पर लेकिन ये वाला जो ऑर्डर था ना, जिसके बारे में अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि इस ऑर्डर में था क्या, ऑर्डर के अंदर क्या था। जैसे कि आप स्कूल में नोटिस लिखा है, अब नोटिस के अंदर क्या है वो भी तो आपको जानना है ना, वैसे ही ऑर्डर के अंदर क्या था तो ये भी हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन ये जो ऑर्डर था ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि देखो 100 से भी ज़्यादा ऑर्डर पास करती है गवर्नमेंट, लेकिन ये जो ऑर्डर था ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। बिकेम अ सोर्स ऑफ कॉन्ट्रोवर्सी, मतलब ये एक विवाद का कारण बन चुका था काफ़ी सालों तक। ठीक है, कॉन्ट्रोवर्सी का कारण बन चुका था। लेट अस सी हाउ द डिस्कशन वॉज टेकन एंड व्हाट हैपेंड लेटर। तो हम लोग देखते हैं कि कैसे ये सारे डिसीजंस लिए जाते हैं। ठीक है, ये गवर्नमेंट ऑर्डर कैसे पास होता है और कैसे व्हाट हैपेंड लेटर, उसके बाद क्या होता है। जब गवर्नमेंट ऑर्डर पास हो जाता है तो उसके बाद क्या क्या होता है, बाकी सारी चीज़ें। ये देखो ये आपको दिया हुआ है, ये वही वाला ऑर्डर है जिसके बारे में अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। ये वही ऑर्डर है, ये पेज है, देखो ये आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ये केवल आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे दिया है। तो दिस ऑर्डर अनाउंस्ड अ मेजर पॉलिसी डिसीजन। इट सेड दैट 27% ऑफ द वैकेंसीज इन सिविल पोस्ट एंड सर्विसेज अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिजर्व फॉर द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, SEBC। तो इस ऑर्डर में क्या था कि काफ़ी मेजर पॉलिसी डिसीजन था, जैसे कि पहले ही बता दिया गया है कि काफ़ी ज़्यादा क्या था, ये इम्पॉर्टेंट था। तो ये काफ़ी ज़्यादा मेजर पॉलिसी डिसीजन था। और ये 27%, अब इसके अंदर था क्या कि जो 27% जो वैकेंसीज़ है सिविल पोस्ट की सर्विसेज की वैकेंसीज, मतलब जो 27% जो जॉब्स हैं वो किसके लिए रिजर्व होगी। 27% जॉब्स गवर्नमेंट की जॉब्स किसके लिए रिजर्व होगी। 27% गवर्नमेंट की जॉब्स सोशली, जो सामाजिक रूप से, और जो एजुकेशनली जो पढ़े लिखे नहीं हैं उनके लिए, जो वैसे बैकवर्ड क्लासेस है, मतलब कि उसे आप कह सकते हो SCBC। तो जो SCBC हैं उनके लिए ये 27% गवर्नमेंट जॉब्स को रिजर्व्ड किया गया था। तो यही था इस ऑर्डर में। ठीक है, तो SCBC इज अनदर नेम फॉर ऑल दोज पीपल हु बिलोंग्स टू कास्ट दैट आर कंसिडर्ड बैकवर्ड क्लासेस बाय द गवर्नमेंट। तो SCBC क्या है, ये एक दूसरा नाम है उन लोगों का जो कि बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करते हैं गवर्नमेंट के थ्रू, मतलब जो गवर्नमेंट है वो समझती है बैकवर्ड क्लास, गवर्नमेंट की नहीं बैकवर्ड क्लास समझती है, जो कि सोशली बैकवर्ड है, सोशली पिछड़े हैं, सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, और जो एजुकेशनली पिछड़े हैं। तो इसीलिए जो गवर्नमेंट है वो SCBC को पिछड़ी जाति समझती है। तो द बेनिफिट ऑफ जॉब रिजर्वेशन वॉज स्टिल देन अवेलेबल ओनली टू शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। तब ये जो जॉब रिजर्वेशन था ना कि भाई जॉब जैसे 27% जॉब जो है वो रिजर्व कर दी जाए, तो वो केवल और केवल SC और ST के लिए था। पहले केवल जो SC होते हैं, जो शेड्यूल ट्राइब्स और शेड्यूल कास्ट होते हैं, केवल उनके लिए। जब 1990 जब आया, 1990 में क्यों कह रही हूँ, यहाँ पे देखो ना आप,
यहाँ पे हमें क्या बताया था कि ये ऑर्डर कब का है, 1990 का, तो 1990 से ही तो ये ऑर्डर माना जाएगा ना। हाँ, तो 1990 SCBC के लिए था ना ये तो। लेकिन अगर हम लोग SCBC को हटा दें कि SCBC कुछ है ही नहीं, तो पहले SC और ST के लिए ही ये 27% जो जॉब रिजर्व वाला सिस्टम था ना कि गवर्नमेंट जॉब रिजर्व कर दी जाएगी, तो केवल ये पहले SC ST के लिए था। 1990 के पहले की बात है ये। लेकिन जब 1990 आया तो भाई ये गवर्नमेंट का ऑर्डर निकला ना, तो इसी में बताया गया कि भाई जो SCBC हैं उनके लिए भी हमें जॉब जो है वो रिजर्व्ड करनी चाहिए। तो पहले क्या था कि जो बेनिफिट था ये जो जॉब रिजर्वेशन का, वो केवल शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए था। ना वो थर्ड कैटेगरी कॉल्ड SCBC वॉज इंट्रोड्यूस, तब तीसरी कैटेगरी इंट्रोड्यूस हुई थी जिसका नाम था SCBC। ओनली पर्सन हु बिलोंग टू बैकवर्ड क्लासेस वर एलिजिबल फॉर दिस क्वेटा ऑफ 27% जॉब्स, अदर कुड नॉट कम्पीट फॉर दिस जॉब। तो यही लिखा है कि भाई वही पर्सन जो कि बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करते हैं वो ही इस जॉब क्योटा के लिए, जो भी जो 27%, जो 27% जो जॉब रिजर्व थी वो केवल और केवल बैकवर्ड क्लासेस के लिए थी और किसी के लिए नहीं थी। तो और कोई भी इसके लिए कम्पीट नहीं कर सकता, मतलब इसमें आ नहीं सकता, मतलब जॉब उन्हें मिल नहीं सकती। तो ये बेनिफिट केवल उनके लिए था। तो क्या कहा जा रहा है कि भाई 27% सीट्स पहले क्या था, 1990 के पहले अगर हम लोग देखें तो 27% सीट केवल SC और ST के लिए था। बाद में जब 1990 को गवर्नमेंट ऑर्डर आया तो ये SCBC के लिए, मतलब सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए भी हो गया। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे हमने हर एक चीज़ देख ली कि क्या हुआ। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आया हो। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अब देखेंगे द डिसीजन मेकर्स, मतलब डिसीजन मेकर्स कौन होते हैं, डिसीजन कैसे लिया जाता है, तो ये देखेंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है, तो शायद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग केवल एक ही टॉपिक पढ़ेंगे, द डिसीजन मेकर्स, शायद, आई एम नॉट कन्फर्म। ओके, सो थैंक यू सो मच।